तो अभी आज का टॉपिक हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने सिलेक्ट किया है सैम्पलिंग को। तो सैम्पलिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन कहती है कि स्टैटिस्टिक्स एंड फर्दर पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 10,000 पीपल हैं एंड मैं यहाँ पर एवरेज हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब एवरेज हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड तो ये है कि मैं यहां पर हर एक पर्सन की हाइट को लिखूं अप टू x 10,000 एंड फर्दर उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनके ऊपर सर्वे कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दूं। तो मेरे पास यहां पर एवरेज यानी कि जो मीन हाइट है यानी कि जो एवरेज है वो यहां पर मुझे मिल जाएगा। ओके, एक तरीका तो यहां पर ये रहता है, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यहां पर 10,000 लोगों के ऊपर ये टेक्निक ना अपनाते हुए इसमें से कुछ एक पर्संस को सिलेक्ट कर लूं। लेट्स से कि यहां पर मैं 10,000 में से 200 पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सिर्फ और सिर्फ 200 पर्सन की जो हाइट है वो मैं मेजर करूंगा एंड उन्हीं को एड अप करूंगा, जिसके साथ मुझे पूरे के पूरे 10,000 लोगों के बारे में कुछ एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर सिंपल सी बात समझने को मिलती है कि जो यहां पर ये बात की गई है ये पूरे के पूरे सेट के बारे में बात की गई है, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। जबकि यहां पर जो बात की गई है वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सैंपल के बारे में बात की गई। वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल ओनली है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर मीन है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? दोज आर सेड टू बी व्हाट? उन चीजों को हम क्या कहते हैं? दोज आर सेड टू बी पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स। जल्दी से जल्दी बताइए, जो पैरामीटर्स हैं उनको यहां पर पॉपुलेशन के केस में उनको पैरामीटर्स कहेंगे या फिर स्टैटिस्टिक्स कहेंगे? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। किसके साथ रिलेटेड होते हैं? वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। जबकि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल के साथ रिलेटेड होते हैं। वो किसके साथ रिलेटेड होते हैं? सैंपल के साथ रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा चीज आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अब साथ के साथ एक चीज और जानते हैं, यहां पर जब मैं यहां पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर नंबर जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को उसको किसके साथ डिनोट करते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर कैपिटल एन किसके इक्वल था? एग्जांपल में दैट वाज इक्वल टू 10,000 एंड फर्दर अगर मैं सैंपल की बात करूं तो सैंपल में कितने नंबर आइटम्स हैं उनको किससे डिनोट करते हैं? दोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। उनको स्मॉल एन के साथ डिनोट किया जाता है। दोज आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन ओवर देयर एंड फर्दर यहां पर स्मॉल एन का नंबर जो हमने कंसीडर किया था दैट वाज 200 ओवर हियर। यहां पर हमने उसे 200 कंसीडर किया था ना यहां पर। ओके, एंड फर्दर उसके बाद यहां पर पॉपुलेशन के केस में अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर उसे क्या कहते हैं? मैं यहां पर ज्यादा बेटर वे में आपको समझा सकता हूं लिख करके। तो पॉपुलेशन के रिलेटेड हो गया एंड ये सैंपल से रिलेटेड हो गया। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं, जब हम नंबर की बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन के साथ एंड सैंपल के केस में स्मॉल एन के साथ। जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन जो है पॉपुलेशन के केस में उसे डिनोट किया जाता है यहां पर म्यू के साथ। दैट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम साउंड करते हैं म्यू की। ओके, एंड सैंपल के केस में यहां पर मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार के साथ, राइट। एंड फर्दर साथ के साथ यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो पॉपुलेशन के केस में उसको कहते हैं सिग्मा। दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, एंड फर्दर सैंपल के केस में उसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या फिर सिग्मा एक्स बार से डिनोट करते हैं, राइट। सो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर लेकर के चल सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। एंड अगर मैं यहां पर सिंपली कहता हूं कि मीन किसके इक्वल होता है? मीन इज इक्वल टू व्हाट? जो मीन होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टर्म्स, यानी कि जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम हो गया, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी नंबर था टर्म्स को उनसे डिवाइड कर देते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मीन। उसे हम मीन काउंट करते हैं, दैट इज काउंटेड टू बी एज मीन ओवर देयर। ओके, एंड फर्दर अगर मैं यहां पर बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मुलास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फर्दर हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट अभी करेंगे तो उसके बीच में इनका इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, अब ये टर्म्स आपको सुनने में नहीं लग रही होगी, मैं अभी के अभी आपको इनका मीनिंग क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ उनको क्लियर कर दूंगा। ओके, मैथमेटिकली देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ओवर देयर एंड फर्दर वेरिएंस क्या होता है?
वेरिएंस क्या होता है, लेट्स से द केस यहां पर मेरे पास चार टर्म्स है, x1, x2, x3 एंड x4 एंड फर्दर इनका जो मीन मैंने कैलकुलेट किया है वो मैंने कैलकुलेट किया x बार। ओके, तो यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो वेरिएंस, तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एवरेज डिफरेंस स्क्वायर्ड मीन ऑफ द एवरेज डिफरेंस। ओके, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वेरिएंस ओवर देयर, यानी कि x माइनस x1 माइनस x बार स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय कैपिटल डिवाइडेड बाय n ओवर देयर। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली वेरिएंस ओवर हियर, ये मेरे पास वेरिएंस है एंड इसी का अगर अंडर रूट कर दूंगा तो वो मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगी। ओके, अब यहां पर एक चीज आपको और पते की समझाते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स से रिलेटेड। अगली डेफिनेशन पर मूव करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, सैंपलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। अब देखिए सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, सैंपल का मतलब होता है कि यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास 10,000 बच्चे हैं एंड इनकी हाइट मैंने एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है। अब यहां से बच्चे मैंने 200 पिक करने हैं, कितने पिक करने हैं, 200 पिक करने हैं, यानी कि सैंपल साइज, यानी कि जिसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट करते हैं, वो यहां पर कितना 200 है। लेकिन एक चीज ये समझिए कि इनको सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, तो उसके मेथड कौन कौन से होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। तो मेथड यहां पर इन बच्चों को सिलेक्ट करना यहां पर क्या था, दैट वाज सैंपलिंग, एंड फर्दर उनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग कहते हैं। ओके, एंड जो सैंपलिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारे पास रैंडम सैंपलिंग, एक सैंपलिंग की टाइप होती है हमारे पास रैंडम सैंपलिंग। ओके, जिसमें रैंडम वे में आप यहां पर पिक करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग, दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है दैट इज द नॉन रैंडम सैंपलिंग ओवर हियर, राइट, उसे हम नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तो एक मेरे पास होगी रैंडम सैंपलिंग एंड दूसरी मेरे पास होगी नॉन रैंडम सैंपलिंग, जहां पर मेरी ऑलरेडी पॉपुलेशन को लेकर के, ये सभी चीजें क्या दर्शा रही हैं, ये पॉपुलेशन बता रही हैं, तो ऑलरेडी मेरी पॉपुलेशन को लेकर के कुछ ना कुछ क्या है, ऑलरेडी जजमेंट है। इसको हम इसी कारण से, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कुछ जजमेंट होती है यहां पर, रैंडम के केस में तो हर एक पर्सन को, जो भी यहां पर 10,000 पर्सन है, उसमें हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिलता है। क्या चांस मिलता है, इक्वल चांस मिलता है कि उनको पिक किया जा सकता है। लेकिन नॉन रैंडम सैंपलिंग के केस में ऐसे नहीं होता, यहां पर इसे कहते हैं बायस्ड। ये क्या होती है, बायस्ड होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कुछ ना कुछ जजमेंट है। जबकि रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो नॉन बायस्ड होती है, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या है क्या नहीं है, आप इक्वल चांस देते हैं हर एक पर्सन को। ओके, जैसे कि अगर मैं रैंडम सैंपलिंग की बात करूं कि मैंने यहां पर 1 से लेकर के 100 पर्संस को एक टोकन नंबर, रैंडम टोकन नंबर अलॉट कर दिया एंड फर्दर उसमें से मैंने पर्संस को पिक कर लिया, तो रैंडम सैंपलिंग होगी, यानी कि हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिला। नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर हर एक पर्सन को 1 to 100 काउंट कर दिया एंड मैंने हर एक 8th पर्सन को पिक कर लिया। क्या कर लिया, मैंने सभी को काउंटिंग के हिसाब से यहां पर नंबर अलॉट कर दिया एंड उसके बाद मैंने सिर्फ हर एक 8th पर्सन को पिक कर लिया। जब मैंने ऐसा किया तो डेफिनेटली यहां पर 1 to 7 को तो मौका मिला ही नहीं, क्योंकि उसके केस में कुछ ना कुछ बायसनेस थी, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, बायस्ड सैंपलिंग कहते हैं। ओके, तो यहां पर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग को समझ लेते हैं और ज्यादा डिटेल में। तो रैंडम सैंपलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ही टाइप्स को हम समझेंगे। तो एक तो हो गई मेरे पास रैंडम सैंपलिंग की, अगर मैं टाइप को बताऊं आपको, अगर मैं रैंडम सैंपलिंग की बात करता हूं तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स है। पहली तो होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जैसे जिसका अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो हो गई सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जहां पर मैंने नंबर अलॉट कर दिया एंड फर्दर कोई भी रैंडम नंबर अलॉट कर दिया एंड उसमें से कोई भी नंबर पर्संस को पिक कर लिया, वो हो गई सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरी होती है मेरे पास सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जहां पर मैंने कोई ना कोई सिस्टम बना दिया कि मैंने किस तरह से पर्संस को पिक करना है। जैसे लेट्स से मैंने यहां पर रैंडम नंबर अलॉट कर दिए, फिर किसी सिस्टम के हिसाब से पिक कर लिया। ओके, दैट इज द सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग ओवर देयर। ओके, एंड फर्दर एक टाइप होती है मेरे पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के केस में क्या होता है, यहां पर जो सैंपलिंग करने वाली जो कंपनी है वो क्या करती है, जो भी उसकी पॉपुलेशन है, जो भी उसको पॉपुलेशन है उसको किसी ना किसी एट्रीब्यूट के बेस के ऊपर डिवाइड कर देती है। लेट्स से कि हमने एज के एट्रीब्यूट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ओके, एज के एट्रीब्यूट के हिसाब से डिवाइड कर दिया, हमने एज ग्रुप बना दिया यहां पर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50+, ये मैंने एज ग्रुप बना दिए। अब यहां पर पर्संस को एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब डेफिनेट सी बात है, अब ये जो एज ग्रुप के पर्संस हैं उनके टेस्ट, उनके हाव भाव आपस में काफी ज्यादा मिलते होंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर देखूं, अगर मैं पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर देखूं तो यहां पर ये पर्सन जो है ये होमोजेनस नेचर के हैं। ये क्या है, होमोजेनस नेचर के हैं, इनके आपस में जो आदतें हैं वो काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं।
आपस में आदतें काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। इसी तरह से जो 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं उनकी आपस में मिलती होगी। इसी तरह से 40 एंड 50 के बीच में वाले पर्सन की आपस में आदतें मिलती होगी। इसी तरह से 50 प्लस वालों की आपस में कुछ ना कुछ आदतें जरूर मिलती होंगी। कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट्स को हमने डिवाइड किया है एज ग्रुप के हिसाब से या किसी और एट्रीब्यूट के हिसाब से, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर सेड टू बी स्ट्रेटा। इनको हम कहते हैं स्ट्रेटा। एंड स्ट्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो स्ट्रेटस होते हैं ना, दोज आर होमोजिनस। जो स्ट्रेटा होते हैं वो होमोजेनस होते हैं हमारे पास। ओके, तो स्ट्रेटा हमारे पास होमोजेनस होते हैं। अब जब स्ट्रेटा होमोजेनस होते हैं उनके आपस में आते मिलती जुलती है। यानी कि अगर मैं डिवीजन देखूं कि 8 साल और 9 साल के बच्चे की आदतों में कितना डिफरेंस होगा, डेफिनेटली बहुत कम डिफरेंस होगा आदतों में। लेकिन अगर 8 ईयर वाले पर्सन को मैं 28 ईयर्स के पर्सन के साथ यहां पर कंपेयर करूं तो यहां पर इनको आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो यहां पर जब हम सेम स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये एरर जो होता है, जो यहां पर जो एरर होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटा को दूसरे स्ट्रेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो यहां पर जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। ओके, सो दैट इज द केस विद इट। एंड इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। उसी को हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, राइट। एंड फर्दर उसके बाद हमारे पास टाइप आती है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्लस्टर सैंपलिंग। दैट इज द क्लस्टर सैंपलिंग ओवर हियर। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? व्हाट इज क्लस्टर सैंपलिंग? क्लस्टर सैंपलिंग होती है जहां पर लेट्स से कि मेरे पास एक सिटी मैप था, ओके, एंड मैंने सिटी मैप को यहां पर अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया, अलग अलग स्क्वायर्स में यहां पर डिवाइड कर लिया। तो ये जो पार्ट है, दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2, दिस इज क्लस्टर 3, क्लस्टर 4। अब यहां पर एक चीज समझ के चलिएगा कि यहां पर अगर मैं प्रॉपरली देखूं तो यहां पर आपस में काफी ज्यादा अंदरूनी रूप में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंटर में अब हर तरह की पॉपुलेशन रहती है, हर एक क्लस्टर में हर एक तरह की पॉपुलेशन रहती है। उसमें बूढ़े भी रहते हैं, उसमें जवान भी रहते हैं, उसमें बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। तो उनमें आपस में जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक पर्टिकुलर क्लस्टर के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो काफी डिफरेंट होगी। एक पर्टिकुलर क्लस्टर के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डिफरेंट होगी। यानी कि क्लस्टर अंदरूनी रूप में क्या होता है? हेट्रोजिनस होता है। अंदरूनी रूप में जो क्लस्टर है वो हेट्रोजिनस होता है, जबकि जो हमारे पास स्ट्रेटा था वो उसके अंदर देखें तो वो क्या होता था? दैट वाज होमोजिनस। ओके, लेकिन जो क्लस्टर होता है वो हेट्रोजिनस होता है। लेकिन अगर हम दो क्लस्टर्स को आपस में कंपेयर करें, जैसे क्लस्टर 1 को क्लस्टर 2 के साथ कंपेयर करें, तो यहां पर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी बच्चे बूढ़े हैं, यहां पर भी बच्चे बूढ़े, ठीक है, तो यहां पर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज द केस विद इट। दैट इज द केस विद इट। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। ओके, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द क्लस्टर सैंपलिंग ओवर देयर। अभी अगले पार्ट पर चलते हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू अगली डेफिनेशन को देखते हैं। इन डेफिनेशंस को करने के बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। देखिए, इस क्लास के थ्रू हम आपको आइडिया बताना चाहते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं, जो क्रैश कोर्स क्लासेस है, वो किस तरह से रहने वाली है, आपको उसका आइडिया देने लगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब भी यहां पर देखिए मेरे पास यहां पर सैंपल था, पॉपुलेशन थी। लेट्स टेक द केस, पहले मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि पूरी की पूरी जो एंट्रीज थी उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने सबसे पहले एग्जांपल में कंसीडर किया था कि मेरे पास पॉपुलेशन का साइज 10,000 है, यानी कि कैपिटल एन जो है वो 10,000 के इक्वल है। अगर यहां पर मैं 10,000 के 10,000 पर्संस की हाइट को देख लूं, अगर मैं हाइट यहां पर देख लूं एंड फर्दर उसको एक ग्राफ के रूप में ड्रॉ करूं, तो लेट्स टेक द केस कि ये ग्राफ जो होगा ना कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा बनेगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज्यादा होगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। एंड फर्दर जब ये ग्राफ जो होता है ये अपनी एवरेज या फिर मीन के अराउंड, ये अपनी मीन के अराउंड, मीन का मतलब कहता है एवरेज वैल्यू, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। जब ये ग्राफ जो होगा वो अपनी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू के अराउंड सिमेट्रिक होगा, जब ये ग्राफ अपनी एवरेज या मीन वैल्यू के अराउंड सिमेट्रिक होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? देन दैट कर्व इज सेड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उस केस में हम कर्व को कहते हैं कि ये जो कर्व है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको हम क्या कहते हैं? दैट कर्व इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दो चीजें यहां पर ध्यान रखेंगे। पहली चीज, जो आपके पास म्यू होता है, म्यू यानी कि जो आपके पास पॉपुलेशन का मीन है, वो बेसिकली आपके मीन किसके इक्वल हो जाएगा? वो यहां पर सैंपल के मीन के इक्वल हो जाएगा। दैट विल बिकम इक्वल टू द मीन ऑफ द सैंपल ओवर हियर। ओके, मीन ऑफ द सैंपल ओवर हियर उसके इक्वल हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट रहता है दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी सैंपल की, that will become equal to what? That will become equal to standard deviation of the population divided by under root of n। ये दो फॉर्मूलाज यहां पर ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएंगे एंड क्वेश्चंस में भी इनके बारे में पूछा जाता है, राइट।
तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके केस में हमारे पास दो चीजें ट्रू रहती हैं। एक जो होता है आपके पास जो सैंपल का मीन है वो आपके पास पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो जाता है। दूसरी चीज है आपके पास सैंपल का जो स्टैंडर्ड एरर है दैट विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ एन, डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ एन। ये जो चीजें आपकी ट्रू रहती हैं किसके केस में, जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है, जब आपके पास यहां पर पॉपुलेशन जो है वो आपके पास आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड दैट इज सिमेट्रिक अराउंड द कर्व, एंड आपके पास जो पॉपुलेशन है वो सिमेट्रिक है कर्व के अराउंड, तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, राइट। फर्दर इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू सीएलटी, यानी कि स्टैंडर्ड आपके पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। जो आपके पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एंड क्या ये चीज बताती है बेसिकली उसके बारे में हम बताते हैं। ओके, तो यहां पर ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप बताती है कि आप ये चीज कहते हैं कि जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है उसके केस में आपके पास जो पॉपुलेशन है लेट से वो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब वो सिमेट्रिक है अराउंड द कर्व, जब ये पॉपुलेशन जो है वो अराउंड द यहां पर मीन जो है वो कर्व जो है वो यहां पर अराउंड द मीन क्या सिमेट्रिक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वहां पर उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा कि जब हम अगर रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए 10,000 की पॉपुलेशन थी, 10,000 की पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने 200 का सैंपल पिक किया, ओके, एंड फर्दर यहां पर जो ये पॉपुलेशन है ना ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड जैसे जैसे मैं यहां पर सैंपल का साइज इंक्रीज करता जाऊंगा, मैंने इसको 500 कर लिया, फिर इसको 1000 कर दिया, जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज इंक्रीज करता जाऊंगा जो ये मेरा सैंपल है ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाएगा। ये जो सैंपल है दिस विल आल्सो बिकम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी यहां पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज अ सीएलटी, दैट इज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब है जैसे जैसे आप सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो आपका सैंपल का कर्व है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करने लग जाता है। दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू सीएलटी। ओके, तो सीएलटी में समझने वाली सिर्फ इतनी सी ही बात थी। कहने का मतलब है कि जो हमने दो फॉर्मूला पढ़े थे कि एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड फर्दर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, वो यहां पर ट्रू हो जाएंगे, दोज विल बिकम ट्रू। यहां पर कैपिटल एन नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर स्मॉल एन है। ओके, स्मॉल एन जो होता है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू साइज ऑफ द सैंपल ओवर देयर। फर्दर इसके बाद बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड साइज एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में। स्टैंडर्ड साइज एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में। अब स्टैंडर्ड एरर आपके पास पर्टिकुलरली क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज नहीं रहेगा, पर्टिकुलरली ये सैंपल साइज होना चाहिए, दिस शुड बी सैंपल साइज। ओके, सैंपल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर पर्टिकुलरली होता क्या, लेट्स टेक द केस कि यहां पर मैंने एक सैंपल पिक किया एंड फर्दर पहले तो मेरे पास पॉपुलेशन है एंड उसका मीन मेरे पास कुछ इस तरह से है, एंड फर्दर अब यहां पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास आइटम्स हैं जो यहां पर फैली हुई हैं, जो यहां पर मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट सैंपल्स एंड आइटम्स ओवर देयर, या पॉपुलेशन के आइटम्स है जो यहां पर फैली हुई हैं, एंड फर्दर लेट्स टेक द केस कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो कर्व है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां तक चीज क्लियर होगी तो क्लियर लिख करके मैसेज कर दीजिए यहां पर, जल्दी से जल्दी यहां पर बता दीजिए। अगर आपको यहां तक का लेक्चर क्लियर हो गया है तो फटाफट से क्लियर लिख करके या यस लिख करके मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ताकि हम फर्दर आगे बढ़ पाए, राइट। जल्दी से जल्दी डू द नीडफुल, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स यहाँ पर सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देख पाएं एंड डेफिनेटली हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करते हुए अपने एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो यहाँ पर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड फर्दर यहाँ पर ये सैंपल आइटम्स या फिर पॉपुलेशन आइटम्स हैं यहाँ पर। अब देखिए एक आइटम जो है वो मीन से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगी ना, यानी कि मीन से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगी वो यहाँ पर, ठीक है। एंड फर्दर उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली सेड टू बी व्हाट, यानी कि वो पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड एरर ही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक सैंपल की वैल्यू को अगर मैं डिफरेंट 10,000 में से 10,000 मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेशन है एंड 10,000 में से मैं 200 सैंपल साइज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लेता हूँ, यानी कि सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5 एंड सो ऑन, एंड फर्दर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता हूँ एंड इन्हीं सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता हूँ। अब उसके ऊपर आ जाइए, यानी कि मेरे पास 10,000 की पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने 200 सैंपल के अलग अलग यहां पर पिक किए एंड फर्दर ग्राफ के ऊपर मैंने यहां पर इन सैंपल्स के जो मीन थे उनको बनाना शुरू किया, यानी कि पॉपुलेशन का मीन कुछ हो गया एंड फर्दर ये सिमेट्रिक हो गया एंड फर्दर यहां पर ये सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, यानी कि जो सैंपल की मीन वैल्यूज हैं, अलग अलग सैंपल्स की जो मीन वैल्यूज हैं उनको मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। अब एक सैंपल का जो एरर आ रहा है यहां पर मीन से,
एक सैंपल का जो एरर आ रहा है मीन से, लेट्स से द केस कि 10,000 का जो मीन था दैट वाज पर्टिकुलरली 72, वो 72 था, ओके। एंड सैंपल 1 का जो मीन आया वो आया यहां पर 65, सैंपल 1 का जो मीन आया वो 65 आया, यानी कि ये जो मीन है ये डिफरेंट है, किससे? ये पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंट है ना। अब ये जो डिफरेंस आया है यहां पर उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे, अभी तो सैंपल साइज 200 का था, जब मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता जाऊंगा तो वहां पर पर्टिकुलरली क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड एरर था जो यहां पर 7 पॉइंट्स का था वो कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, जब मेरा जो सेट है वो अपने सुपर सेट को कोसाइड करता जाएगा, यानी कि सेम वैसा ही बनता जाएगा, तो डेफिनेटली जो एरर होगा वो कम होता जाएगा। दैट इज अ केस रिलेटेड टू इट। तो यही रिलेशनशिप रहता है बिटवीन द सैंपल साइज एंड द स्टैंडर्ड एरर ओवर देयर। बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हैं देखिए, लेकिन इनको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इनके ऊपर अच्छे से ध्यान रख पाए, ओके। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटेड टू व्हाट, हमने पढ़ा कि म्यू जो होता है वो एक्स बार के इक्वल होता है। हमने साथ के साथ पढ़ा कि सिग्मा एक्स बार जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन ओवर देयर। हमने इस चीज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये चीज हमने सब पढ़ी, पहली चीज जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सेकंड चीज हमने पढ़ी कि जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है दैट इज इनफाइनाइट, हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट पॉपुलेशन है, या फिर फाइनाइट पॉपुलेशन है, एंड सिलेक्शन जो है वो विद रिप्लेसमेंट है। सिलेक्शन जो है वो यहां पर विद रिप्लेसमेंट है, उसके केस में ये चीज शामिल रहेगी, यानी कि म्यू इज इक्वल टू एक्स बार के इक्वल रहेगा एंड सिग्मा एक्स बार इक्वल टू यहां पर सिग्मा अंडर रूट एन रहेगा, ओके। तो ये चीज हमने यहां पर पढ़ी, किस केस में ट्रू रहेगी? ये जब पॉपुलेशन आपकी इनफाइनाइट होगी तब ट्रू होगी, या फिर आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन लेकिन उसमें रिप्लेसमेंट अलाउड है, यानी कि जो सिलेक्शन कर रहे हो रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर 4 पर्सन अवेलेबल है, ए बी सी डी, मैंने 2 पर्सन पिक करने हैं, तो मैंने पहले ए पर्सन को पिक किया एंड दोबारा से ए यहां पर शामिल हो गया, एंड फिर मैंने जब पिक किया तो ए के पास फिर से चांस था कि उसको भी सिलेक्ट दोबारा से कर सकते थे, उसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, ओके। तो उसके केस में यहां पर ये चीजें ट्रू रहती हैं। लेकिन जहां पर आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन साइज होता है, जहां पर आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन साइज होता है वहां पर ये वाली चीज होती है वो ट्रू नहीं रहती। इसको ट्रू बनाने के लिए हमें एक टर्म के साथ जिसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट एन, एंड फर्दर इसको फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1, ओके, अंडर रूट ऑफ इट। तो ये मेरे पास जो टर्म है दिस इज व्हाट? दिस इज फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। इसी को हम फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कहते हैं, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर होगी है कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या होता है। अब यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि जहां पर आपके पास सैंपल फ्रैक्शन का यानी कि स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन का जो नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपके पास स्मॉल एन बाय कैपिटल एन का जो नंबर है दैट इज लेसर देन 0.05, दैट इज लेसर देन 0.05, वहां पर इस फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर इस फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का इस्तेमाल नहीं करना है। काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। ये चीजें बहुत ही माइन्यूट हैं, बहुत ही यूनिक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। तो जहां पर आपके पास ये सैंपलिंग फ्रैक्शन यानी कि स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन जो है वो लेसर है 0.05 से, उसके केस में आपने इस फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। That is related to finite population multiplier. अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, इट्स रिलेटेड टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सेंट्रल जो लिमिट है थ्योरम एश्योर्स अस दैट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें क्या एश्योर करती है? मैंने आपको बताया था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें एश्योर करती है कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी मीन की वो भी क्या रहेगी? दैट विल ऑलवेज बी नॉर्मल। वो क्या रहेगी? हमेशा नॉर्मल रहेगी। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? आंसर वुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट सेज, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर जरूर कीजिएगा साथ के साथ अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से यहां पर सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है जजमेंट सैंपलिंग, दूसरा है रैंडम सैंपलिंग, तीसरा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? फटाफट से यहां पर आंसर पोस्ट कर दीजिएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई है, एंड फर्दर फटाफट से यहां पर आंसर पोस्ट कीजिएगा।
देखिए जजमेंट सैंपलिंग क्या होती है? जजमेंट सैंपलिंग जहां पर आपके पास ऑलरेडी कोई जजमेंट है यहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसको हम नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। एंड दूसरी होगी रैंडम सैंपलिंग, डेफिनेटली दैट इज ट्रू। एंड तीसरी होगी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग एक ही चीज होती है। ओके, तो यहां पर आंसर करेगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो यहां पर राहुल गौतम जी ने सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया है, दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहां पर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ओवर हियर। That is absolutely right answer over here. Now let's move further towards the next question. Question number 3 over here. Question 3 over here, it says suppose for certain population, कि मान लीजिए किसी एक population के लिए जो सिग्मा एक्स बार है, सिग्मा एक्स बार का मतलब क्या रहता है कि जो स्टैंडर्ड आपके पास डेविएशन है किसकी, सैंपल की, सैंपल की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बारे में पूछा गया है, उसको कैलकुलेट किया गया 20। जो आपके पास स्टैंडर्ड यहां पर सैंपल का आ रहा है, यहां पर कैलकुलेटेड एज 20, जब आपके पास n का नंबर किसके इक्वल था, n का नंबर यानी कि सैंपल साइज जो था 25 के इक्वल था। जब आपके पास सैंपल साइज का जो नंबर है वो 25 के इक्वल था, उस टाइम पर जो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आ रही है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर जो आ रहा है यहां पर सैंपल का, दैट कम्स आउट टू बी 20 ओवर हियर, वो 20 के इक्वल आ रहा है, राइट। एंड जब हमने यहां पर इस सैंपल साइज को क्वाड्रपल कर दिया, यानी कि n को हमने 100 कर दिया, when n became 100 over here, जो इस सिग्मा एक्स बार है उसकी वैल्यू यहां पर कम होकर रह गई 10 के इक्वल, वो यहां पर रह गई 10 के इक्वल। तो उसके केस में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सैंपल का साइज हमने इंक्रीज किया है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इट इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इट इज समटाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इट इज नेवर कॉस्ट इफेक्टिव, और नन ऑफ द अबव। तो यहां पर क्या आंसर रहने वाला है? डेफिनेटली देखिए कंपनियां यहां पर सैंपलिंग का इस्तेमाल क्यों करती हैं, ताकि उनको मशक्कत कम करनी पड़े, कामकाज कम करना पड़े, ठीक है। अब अगर आप 100 नंबर को पिक करें तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स तो एक्यूरेट आएंगे, लेकिन आपके कॉस्ट तो ज्यादा पड़ जाएगी ना। तो डेफिनेटली इट इज नेवर कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो कभी भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। इट्स नेवर कॉस्ट इफेक्टिव ओवर देयर, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो कभी भी कॉस्ट इफेक्टिव यहां पर नहीं होती है, इस चीज का डेफिनेटली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब फर्दर यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट सेज कि सपोज अ पॉपुलेशन जिसमें यहां पर कैपिटल एन का साइज, यानी कि कैपिटल एन क्या रहता है हमारे पास, पॉपुलेशन का साइज रहता है, वो 144 के इक्वल है। एंड उसका म्यू यानी कि जो यहां पर पॉपुलेशन का मीन है उसकी वैल्यू दी गई 24 के इक्वल, उसकी वैल्यू 24 के इक्वल दी गई है। व्हाट इज द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फॉर द सैंपल ऑफ साइज 25। तो यहां पर अगर आपके पास 25 के इक्वल है सैंपल का मीन, उसके केस में आंसर क्या रहने वाला है, व्हाट वुड बी द आंसर ओवर देयर। तो उस केस में क्या आंसर रहेगा, फटाफट से आंसर पोस्ट कर दीजिए। पॉपुलेशन का आपको नंबर दे दिया, पॉपुलेशन का मीन दे दिया, आपके पास सैंपल साइज दे दिया, हमने कैलकुलेट करना है कि यहां पर आपके पास क्या रहेगा, मीन क्या रहेगा आपके पास सैंपल का। तो डेट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, यहां पर देखिए कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बता सकते हैं। आपको पता है ना, जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर एक कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके केस में सिंपली क्या लिखते हैं हम, वी डू राइट ना कि म्यू इक्वल टू एक्स बार ओवर दिया। तो यहां पर म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 24, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, 24 हो गई। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। तो यहां पर यमुना जी ने सबसे पहले आंसर सही पोस्ट किया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 24, राइट। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर, इट सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस would sigma x bar is equal to sigma divided by under root of n would be the correct formula to use for computing। तो यहां पर किस केस में यहां पर सही कैलकुलेट होता है ये, देखिए किस केस में होता है, सैम्पलिंग इज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग इज फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग इज फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, और ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड बी। देखिए मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एक्स बार यानी कि जो सिग्मा एक्स बार है सैंपल का जो स्टैंडर्ड एरर है, दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन ओवर देयर, यानी कि सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन ओवर देयर। ओके, तो ये चीज आपको ऑलरेडी बताई थी यहाँ पर। एंड फर्दर यहाँ पर किस चीज में ट्रू होती है, जब आपकी पॉपुलेशन या तो इनफाइनाइट है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो या तो इनफाइनाइट है या फिर आपकी पॉपुलेशन जो है वो यहां पर विद रिप्लेसमेंट हो, जब सैंपलिंग हो आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन में से यहां पर रिप्लेसमेंट के साथ, तो दोनों केसेस में ट्रू रहता है। तो आंसर जो होगा यहां पर दैट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर।
इट सेज इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। जब हम बात करते हैं कि यहां पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, ठीक है, जब आपकी पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी मीन की, that is normally distributed, has a mean equal to the population mean and has a standard deviation equal to the population standard deviation divided by the square root of the small sample size over there, और all of the above। तो उस केस में क्या क्या चीजें ट्रू रहने वाली हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर कमेंट करना है, उसके बारे में हमें आंसर पोस्ट करना है। तो सिंपल सी चीज है, जब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, उसके केस में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या रहता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रहता है जैसे 10,000 थे तो 10,000 में से मैंने 200 के अलग अलग सैंपल ले लिए, बहुत ज्यादा सैंपल्स ले लिए, ठीक है, एंड फर्दर अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, दैट इज बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड उसके केस में वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, उसका मीन जो होगा वो सैंपल साइज के इक्वल होगा, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो होगी वो यहाँ पर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन रहेगी। तो ये सभी की सभी चीजें जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर, दैट वुड बी द राइट आंसर, that would be the right answer, question number 6 over here। I want कि आप सभी पार्टिसिपेट करें एंड आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा, तो साथ के साथ आंसर पोस्ट कीजिएगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप रिटेन कर पाएं, एंड डेफिनेटली आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ हम पढ़ाएंगे ताकि आपके जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट भी हैं वो भी यहाँ पर यूज हो जाए। एंड हमारी एश्योरेंस है कि अगर आप यहाँ पर इन 7 डेज में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका CIB का एग्जाम पहली बार में आप क्लियर कर पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, एंड लेट्स मूव अहेड। इट्स रिलेटेड टू द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1, दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर अंडर रूट ऑफ n। तो ये कब इस्तेमाल नहीं करना होता है, द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर डज नॉट हैव टू बी यूज्ड व्हेन सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज, सैम्पलिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, अगर क्वेश्चन आता है कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है तो क्या आंसर करोगे, सैम्पलिंग फ्रैक्शन किस चीज के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N ओवर हियर। तो यहां पर अगर आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है वो आपकी 0.05 से कम होती है, अगर वो आपके पास 0.05 से कम होती है उसके केस में आपको फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो आंसर है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन सी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट। तो यहां पर यमुना जी ने सबसे पहले आंसर पोस्ट किया है, एंड आई एम वॉन्डरिंग कि बाकी भी आप सभी इसी तरह से आंसर को पोस्ट करेंगे। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 over here। It says a jeans company want to study which age group prefer their product। तो वो स्टडी करना चाहते हैं कि कौन सा एज ग्रुप जो है उनके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, राइट। फॉर विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो जिसके लिए उन्होंने पॉपुलेशन को 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड भी कर दिया है। तो यहाँ पर ये ग्रुप्स जो हैं वो 15 to 25 है, 26 to 40 है, 40 प्लस है। फॉर दिस पर्पज जो सैम्पलिंग मेथड यूज होगा वो कौन सा होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए यहां पर कौन सी सैम्पलिंग यूज करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है जब आप रैंडमली सभी को यहां पर इक्वल चांस दे रहे हैं, उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है जब आपने रैंडमनेस कर दी है लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ आप पिकअप कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी ओवर देयर, राइट। एंड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में आप होमोजेनस ग्रुप्स में बनाते हैं। तो यहां पर ये होमोजेनस ग्रुप बन गए ना, देखिए यहां पर ये सभी जो है ये होमोजेनस ग्रुप बन गए, जैसे 15 to 25 का, 26 to 40 का, 40 प्लस का, ये होमोजेनस ग्रुप है। तो ये कौन सी सैम्पलिंग है, दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अगर यहीं पर अगर हेट्रोजेनस ग्रुप बनाए होते, हेट्रोजेनस यानी कि आपस में जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, आपस में जिनकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बदल आपस में अलग अलग है, क्लस्टर बना देते, तो उसको क्लस्टर्ड सैम्पलिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं इन दैट केस, राइट। तो यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर, राइट। तो नाउ लेट्स मूव अहेड, इट्स रिलेटेड टू Z वैल्यू फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए Z वैल्यू फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, उसके बारे में बताता हूं। Z वैल्यू फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार, दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू Z वैल्यू ओवर देयर। Z वैल्यू बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहती है, यानी कि जो मेरे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मेरी वैल्यू कितने परसेंटेज तक जा सकती है। तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि मैं जब देखना चाहता हूं कि पैरामीटर्स मेरे कितने ऊपर हैं कितने नीचे हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए ओवर हियर।
आंसर विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज अ z वैल्यू फॉर्मूला। तो आंसर ए जो है दैट वुड बी द राइट आंसर, दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस सिनेरियो, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड, इट्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड टू कंप्लीट। तो यहां पर पैरामीटर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द पैरामीटर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जल्दी से जल्दी बताइएगा यहां पर पैरामीटर कौन सा है, फटाफट से यहां पर बता दीजिए विच वन इज द पैरामीटर ओवर हियर। एंड फर्दर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली वीडियो आप कोर्स में एनरोल करते हुए कूपन कोड जो है जरूर अप्लाई कीजिए, स्पेशल 499, ताकि आपको 499 का अलग से डिस्काउंट मिल पाए। अभी के अभी आपको अप्लाई कर देना है कूपन कोड, ताकि आपको 499 का डिस्काउंट मिल पाए एंड आप कोर्स में एनरोल कर पाओ। सिर्फ और सिर्फ कल 12 बजे तक जो कूपन है वो अवेलेबल रहने वाला है, तो अभी के अभी एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ओके, तो इट इज ऑप्शन कौन सा यहां पर, देखिए यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी राइट आंसर, इट इज ऑप्शन सी ओवर देयर। तो पैरामीटर कौन सा है, पैरामीटर किससे रिलेटेड होते हैं, पैरामीटर रिलेटेड होते हैं हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। जो एस है वो यहां पर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एन जो है वो यहां पर साइज है सैंपल का, कैपिटल एन जो है दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन ओवर देयर, दैट इज अ पैरामीटर। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज अ राइट आंसर, राइट। एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज इन अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इन अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 98.6 and standard deviation is equal to 17.2, what is the probability कि आपके पास x बार की जो वैल्यू है वो 92 से 102 के बीच में है। ओके, तो पहले जो जो डाटा दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेते हैं यहां पर। तो इन अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्मॉल n का जो नंबर है दैट इज गिवन टू बी 25 ओवर हियर, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो है वो किसके इक्वल है, 98.6 है, यानी कि जो मेरे पास म्यू की वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 98.6 ओवर देयर। ठीक है, देखिए सिंपल इन अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, यानी कि सैंपल का साइज फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन की बात की गई है, वहां पर क्या है मेरे पास मीन की वैल्यू दी गई 98.6 एंड फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 17.2 ओवर देयर। अब मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जेड। जेड की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार, दैट इज अ फॉर्मूला। अब मेरे पास एक्स बार की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे पता है, यहाँ पे एक केस में 92 लेनी है, एक केस में 102 लेनी है, एंड फर्दर म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, लेकिन सिग्मा एक्स बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दो चीजें रहती हैं, वन इट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार and x bar over there, and for the second it is related to what, sigma x bar is equal to sigma divided by under root n। ये दो चीजें रहती हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा किसके इक्वल है, 17.2 के इक्वल है, एंड फर्दर n किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 17.2 डिवाइडेड बाय 5 ओवर देयर, अंडर रूट कर दिया तो 17.2 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 17.2 डिवाइडेड बाय 5 ओवर हियर, तो 3.44 वैल्यू आई है यहाँ पर। क्या वैल्यू आई है, 3.44 वैल्यू आई है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट करनी है वो मैंने कैलकुलेट करनी है किसकी, कि एक्स बार की वैल्यू 92 एंड 102 के बीच में, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होती है, जेड की इक्वल होती है। अब z की एक वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है जब x बार की वैल्यू किसके इक्वल है, 92 के इक्वल है, और एक बार हमने कैलकुलेट करनी है जब x बार की वैल्यू जो है वो 102 के इक्वल है, राइट। एंड फर्दर z का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहां पर x बार की वैल्यू क्या है, एक केस में 92 है, म्यू की वैल्यू कितनी है, सेम ही रहेगी, दैट इज 98.6 एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार यानी कि 3.44। दूसरे केस में यहां पर x बार की जो वैल्यू है दैट इज 102, तो 102 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाय 3.44। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को यहां पर सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 92 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाय 3.44, दैट इज इक्वल टू माइनस 1.91 माइनस 1.91 ओवर हियर 9186। ओके, एंड फर्दर z की जो दूसरी वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 102 माइनस 98.6 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 3.44, that is equal to 0.988, that is equal to 0.988। तो ये मेरे पास वैल्यूज यहां पर आ गई हैं। ओके, अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है
कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसके लिए हमें जेड टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? जेड टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए 2-3 कंसेप्ट हैं यहाँ पर, आपको अच्छे से बता दूंगा, वो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, राइट। सबसे पहले जेड टेबल की जो वैल्यू हो सकता है आपको एग्जाम में दी भी हो सकता है कि वैल्यू आपको ना दी हो। अगर वैल्यू नहीं दी होगी तो आपका क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाएगा एंड आप उसका आंसर कर सकते हो, ओके। एंड अदरवाइज आपको जेड वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जो जेड वैल्यू रहती है, यहाँ पर आपको आइडिया देता हूँ कि जेड वैल्यू जो है किस तरह से होती है। मैं स्क्रीन पर लोड कर देता हूँ, काइंडली वेट फॉर अ सेकेंड, जब तक मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है जेड वैल्यू की उसे यहाँ पर लोड कर देता हूँ। काइंडली प्लीज वेट फॉर अ मिनट, ओके। तो z वैल्यू जो होती है दैट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, एंड ये कर्व के हिसाब से आपको देखना होता है कि वैल्यू जो है आपकी कहाँ पर रिसाइड करेंगी, एंड उसी के हिसाब से जो वैल्यूज होती हैं आप उनको फिल इन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास वैल्यू टेबल जो मैंने आपको कर दिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखिएगा z वैल्यू है, तो यहाँ पर आपके पास एक साइड पर वैल्यूज देखिएगा, जो आपके पास वैल्यूज हैं यहाँ पर, ओके। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यूज है देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यूज आपके पास एक तरफ जो है डेसिमल पार्ट में चल रही है, एक तरफ आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ डेसिमल है, ओके। तो यहां पर हमने वैल्यू निकाली थी -1.9186 की, यानी कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन डू राइट इट एज व्हाट, वी कैन डू राइट इट एज 1.92 -1.92। जब भी आपने z टेबल वैल्यूज निकालनी है तब आपने माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पर वैल्यू जो देखनी है हमने 1.92 की देखनी है, तो यहाँ पर 1.92 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर ये वाली रहने वाली, डेट इज इक्वल टू 0.4726, 0.4726 ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। सेकंड जो वैल्यू है वो 0.988 की वैल्यू देखनी है आपने, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रहेगी 0.988 की वैल्यू जो है वो अपने वैल्यू देखनी है, यानी कि 0.99 की वैल्यू भी देख सकते हैं, 0.98 की भी देख सकते हैं, डेट इज 0.3389। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.3389। सेकेंड वैल्यू जो है 0.3889, सॉरी 0.3389, ओके। तो ये वैल्यू मेरे पास है, ओके। एंड फर्दर अभी मैं z टेबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। जस्ट मेरे पास ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं। z वैल्यू एक तो मैंने 1.9186 की कैलकुलेट कर ली, और दूसरी मैंने 0.988 की वैल्यू यहाँ पर को देख ली है यहाँ पर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अगर मैं ग्राफ की तरफ देखूँ तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ है। ये ग्राफ जो है मैं यहां पर आपको क्लियर बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ओके। यहां पर खाली स्पेस पर बता देता हूं, राइट, ओके। तो ये मेरे पास ग्राफ है कुछ, एंड फॉर द मीन वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास पॉपुलेशन का मीन दिया गया था। पॉपुलेशन का जो मीन था डेट वाज गिवन टू बी 98.6। ये वैल्यू मेरे पास 98.6 के इक्वल दी थी। किसके इक्वल थी? 98.6 के इक्वल थी मीन की वैल्यू। एंड फर्दर मुझे कहा गया था कि एक्स बार की वैल्यू, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है वो 92 से 102। अब 92 जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, लेट्स से ये 92 है, एंड फर्दर 102 की वैल्यू जो होगी आगे होगी, तो लेट्स से ये 102 है, ओके। मुझे ये वाला बीच का जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सैंपल होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसके बीच में लाई करेगी, राइट। तो एक चीज यहां पर कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके पास सिमेट्रिक कर्व होता है ना, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो इस हाफ की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है एंड इस हाफ की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होती है। जो प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू होती है, ध्यान में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की जो टोटल वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। एंड फर्दर यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो राइट साइड पर भी 0.5 है, कर्व के अराउंड सिमेट्रिक है ना, तो यहां पर इधर भी 0.5 है टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड इस तरह भी टोटल 0.5 आपके पास प्रोबेबिलिटी बनती है, राइट। एंड मैंने यहां पर सिर्फ बीच वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 0.4726, ठीक है, वो यहां पर पर्टिकुलरली इस वाले हाफ पार्ट की वैल्यू है, वो इस वाले हाफ पार्ट की वैल्यू है, राइट। एंड फर्दर ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 0.3389, ये पर्टिकुलरली इस वाले हाफ पार्ट की वैल्यू है। तो इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? डेफिनेटली इनको ऐड करेंगे ना, क्योंकि मुझे ये टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली आपको और चीजें भी समझने को मिलेंगी, तो एक बार इसका कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, इट विल बी 0.4726 प्लस 0.3389, तो यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.8115, ये मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज माई टोटल प्रोबेबिलिटी ओवर देयर, राइट। बिल्कुल सर, यहां पर सभी के सभी जो पेपर्स हैं वो कवर किए गए हैं, तो आप अभी के अभी एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। तो आंसर जो रहेगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए का, डेट इज पर्टिकुलरली 0.8115। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल विद 36। यहाँ पे सैंपल साइज 36 की इक्वल है, उसके बारे में हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था? सबसे पहले हमने सिग्मा एक्स बार कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सिग्मा की वैल्यू क्या दी गई है? डेट इज गिवन टू बी 17.2 एंड एन की वैल्यू जो है वो 36 के इक्वल दी गई है एज पर पार्ट बी, यानी कि 17.2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर इजी से कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही साथ अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, पेन कॉपी साथ में रखिएगा। 17.2 डिवाइडेड बाय 6 डेट इज इक्वल टू व्हाट? डेट इज इक्वल टू 2.67 2.87। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है? 2.87 वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? जेड वैल्यू किसके बीच में? एक्स बार की वैल्यू एक जगह पर 92 है, एक जगह पर 102 है। ओके, एक जगह 92 है, एक जगह 102 है। तो यहां पर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो मेरे पास एक्स बार की वैल्यू है 92 माइनस जो मेरे पास म्यू की वैल्यू है डेट इज 98.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार, यानी कि 2.87 एंड फर्दर जेड की वैल्यू जो है वो उसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो दूसरे के पार्ट की वैल्यू है 102 माइनस 98.6 एंड डिवाइडेड बाय 2.87। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 92 माइनस 98.6 डेट इज इक्वल टू 6.6 डिवाइडेड बाय 2.87 डेट इज इक्वल टू 2.29। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। एंड फॉर द जेड की जो दूसरी वैल्यू है वो किसके इक्वल है? डेट इज इक्वल टू 102 माइनस 98.6 डिवाइडेड बाय 2.87 डेट इज इक्वल टू 1.18। ये माइनस साइन के साथ है। अब z टेबल के ऊपर इनकी वैल्यू को देखना, तो z टेबल यहां पर मैं दोबारा सबको शोकेस कर देता हूं। तो पहली वैल्यू है 2.29 यहां पर देखिए 2.2 यहां पर हो गया 2.29 एंड फॉर द लास्ट वैल्यू यहां पर पिक कर लेंगे डेट इज 0.4890 एंड दूसरी जो वैल्यू 1.18 की 1.18 ये वाली वैल्यू 0.3810 दिस इज द वैल्यू। ओके, तो यहां से पिक कर लेंगे। अब मुझे डेफिनेटली फिर से वही चीज करनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखना ना। यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है, तो यहाँ पे इस हाफ की वैल्यू एंड इस हाफ की वैल्यू दोनों को ऐड करना है 192 एंड 102 के बीच में, तो उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे? इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, क्या साइन था हमने इन दोनों को ऐड ही करना है। 0.4890 प्लस 0.3810 डेट इज इक्वल टू 0.87। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर 0.87 की बन गई, राइट। ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। काइंडली प्लीज डू मेंशन एट द अर्लीस्ट, फटाफट से मेंशन कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट, सैम्पलिंग से रिलेटेड कंसेप्ट डेफिनेटली आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो फटाफट से यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट सेज कमला एन ऑडिटर फॉर अ लार्ज क्रेडिट कंपनी। तो कमला जो है वो एक ऑडिटर है लार्ज क्रेडिट कंपनी की। तो उसको पता है कि एवरेज जो है मंथली बैलेंस की कस्टमर की वो कितनी है? 112 है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू है वो 112 है। अब मुझे कैसे पता लगा ये सैंपल की वैल्यू की म्यू की वैल्यू है? क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ी कंपनी के बारे में बताया, ये नहीं बताया कि किसी सैंपल की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है? 112 है। एंड फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दी साथ के साथ, यानी कि सिग्मा की वैल्यू बता दी 56 के इक्वल है। एंड फर्दर उन्होंने बता दिया कि वो ऑडिट करती है 50 रैंडमली सिलेक्टेड अकाउंट्स को, यानी कि सैंपल साइज जो है वो 50 के इक्वल है, राइट। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो एवरेज सैंपल है वो 100 से कम होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो एवरेज सैंपल आपका पास जो बैलेंस है वो 100 से कम होगा, उसके बारे में हमने बताना है कि सैंपल का एवरेज बैलेंस होगा 100 से कम होगा, यानी कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां पर मुझे सिग्मा एक्स बार सबसे पहले कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन ओवर देयर। सिग्मा की वैल्यू मेरे पास 56 है एंड अंडर रूट ऑफ 50। तो यहां पर सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 50 को कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेटर जो है अलाउड होगा, तो यहां पर 7.07 आ गया हमारे पास। 7.07 56 डिवाइडेड बाय 7.07 एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 7.92। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई है दैट इज 7.92 ओवर हियर, वो मेरे पास 7.92 के इक्वल आ गई है। एंड फर्दर यहां पर हमने क्या चीज करनी है? 7.92 मेरे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब फर्दर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है किसके इक्वल? z की कैलकुलेशन करनी है कि z की सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहाँ पर x बार की एक ही वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 100। तो 100 माइनस यानी कि x बार माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 112 डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार 7.92 डिवाइडेड बाय 7.92 यानी कि -12 डिवाइडेड बाय 7.92। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। -12 डिवाइडेड बाय 7.92 डेट इज इक्वल टू 1.15।
यानी कि हम 1.52 इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.52 आ गई। अभी ये मेरे पास z की वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली द z वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर z टेबल के ऊपर इसकी वैल्यू देख लेंगे, z टेबल के ऊपर इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1.52 वैल्यू है, 1.52 यानी कि 0.4367, ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू 0.4367 ओवर हियर, 0.4367, ओके 67 ओवर हियर, राइट। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपके पास मीन वैल्यू है वो हमें देखिए 112। अब 100 कहीं यहाँ पर ले करता है, 100 कहीं यहाँ पर ले करता है। एंड ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है ना 0.4367, ये इस वाले एरिया की है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया, ये इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर है 0.4367 की, राइट। अब यहाँ पर हमें कहा कि बिलो 100, ये 100 है यहाँ पर, एंड मुझे जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो बिलो 100 की कैलकुलेट करनी है। एंड इस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये टोटल की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। मैंने बताया था ना आपको कि इधर वाले हाफ की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, उधर वाले हाफ की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। एंड फर्दर मुझे यहाँ पर ये वाले पार्ट की वैल्यू पता लग गई है, तो बाकी की निकाल सकता हूँ ना, तो इट विल बी 0.5 माइनस 0.4367। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 0.5 माइनस 0.4367, राइट, दैट इज 0.063, दैट वुड बी द आंसर इन दिस पॉइंट। तो ये यहां पर आंसर रहने वाला है, ये यहां पर आंसर रहने वाला है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि बिटवीन 100 एंड 130, बिटवीन 100 एंड 130 उसकी वैल्यू हमने यहां पर बतानी है। तो एक चीज को ध्यान से समझिएगा कि 100 एंड 130 की पता नहीं है, 100 के ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ली है, ये 100 वाली की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की है, 130 की फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। डेट विल इक्वल टू 130 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 7.92। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास, डेट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 7.92, डेट इज इक्वल टू 2.27। तो ये 2.27 वैल्यू आई है, इसको अभी हम z टेबल से काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.27 की वैल्यू जो है वो यहां पर रहेगी, पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू जो है जो कि पर्टिकुलरली 0.4884, तो ये वैल्यू जो है वो 0.4884 है। ओके, अब इस केस में हमने कैलकुलेट करनी है बिटवीन का मतलब है ये वाला हाफ वैल्यू एंड ये वाले हाफ की वैल्यू, ये वाला पर्टिकुलरली हो गया हमारे पास 130 एंड फर्दर ये वाले हाफ, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा डेट विल बी 0.4367 प्लस 0.4884, डेट इज इक्वल टू 0.9251। तो यहां पर दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर करेगा 0.9251। तो ये मेरे पास आंसर रहने वाला है यहाँ पे, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 0.9251 रहेगा। पहले वाला का जो आंसर था वो हमने 0.5 में से जो 100 वाली z टेबल की वैल्यू थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि क्यों हमने ऐड किया, क्यों हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वो चीज को जानना बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है, उस चीज को जानना यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, अभी फर्दर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। That is actually equal to a bank calculates that individual saving accounts normally distributed है with a mean of rupees 2000। यानी कि मेरे पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी गई है किसके इक्वल, 2000 के इक्वल दी गई है। एंड फर्दर इट इज गिवन स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन टू बी 600। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन बता दिए 600। अगर कहीं आपको वेरियंस आ जाए ना क्वेश्चन में तो घबरा नहीं जाना, तो वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला आपको बता दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरियंस, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरियंस ओवर देयर। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेरे पास जो म्यू की वैल्यू वो 2000 है एंड सिग्मा की वैल्यू यहां पर 600 है एंड फर्दर सैंपल जो है यहां पर n का जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 100 ओवर देयर। तो यहां पर सिग्मा एक्स बार निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू सिग्मा यानी कि 600 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 60। तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू जो है वो मेरे पास 60 के इक्वल आ गई है। एंड हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि सैंपल मीन की जो वैल्यू 1900 से 2050 के बीच में है, यानी कि 1900 माइनस 2000 जो कि मीन है, यानी कि जो z का फॉर्मूला वो लगा रहा हूँ एक्स बार माइनस म्यू, ओके, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार यानी कि 60 एंड फर्दर z की वैल्यू जो इसके बीच में लाई करे यानी कि 2050 माइनस 2000 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 60 ओवर हियर। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1900 माइनस 2000 दैट इज इक्वल टू
-100 divided by 60 and further 50 divided by 60 over there. तो 100 divided by 60, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.67 माइनस 1.67 z, एंड फॉर द 50 डिवाइडेड बाई 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 0.83. ओके, तो z वैल्यू टेबल से हम इन वैल्यूज को यहाँ पर देख लेंगे फटाफट से, एंड ये क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 1.67 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू रही, ये वाली जो वैल्यू है पर्टिकुलरली ये वाली वैल्यू 0.4525 एंड 0.83 की वैल्यू यहाँ पर ऊपर रहेगी 0.83, 0.2967. तो सिंपल से याद रखिए चीज, अगर आपने वैल्यू जो है यहां पर कैलकुलेट करनी है एंड इन बिटवीन कैलकुलेट करनी है, तो दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर इन बिटवीन है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर बिलो है या अबव है, उसके केस में 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके केस में जो वैल्यू होगी उसको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो इस तरह से हम यहां पर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, तो आई होप कि आपको एबीएम का ये जो सेशन है ये मजेदार लगा होगा, एंड आपके बहुत से कंसेप्ट जो हैं एबीएम से रिलेटेड वो यहां पर क्लियर भी हुए होंगे.